नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की 12 बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपको बता दें। कल मौनी अमावस्या है और 29 तारीख है। 29 तारीख को मौनी अमावस्या में करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और लगातार जो जन सैलाब है वहां पर उमड़ पड़ रहा है। और आपको बता दें कि कल सीएम योगी और उत्तर प्रदेश सरकार पहले से कहती चली आ रही कि 8 से 10 करोड़ लोग वहां पहुंचेंगे और अब तक अगर बात की जाए तो करीब 15 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली। वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं प्रयागराज से, जहां पर लोग लगातार पहुंच रहे हैं और जो जनसैलाब है श्रद्धालुओं का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जगहों से शिकायतें भी आ रही है कि कुछ जगहों को बंद कर दिया गया है क्योंकि लगातार वहां भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग में थोड़ी नाखुशी जरूर है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद को मैनेज करना आसान नहीं है, तो इसलिए सहयोग की जरूरत है। तमाम जो पहुंच रहे हैं, आपको तस्वीरें वो प्रयागराज से दिखाते हैं जहां पर लगातार जो श्रद्धालु है वो वहां पहुंच रहे हैं। जिधर आपकी नजरें जाएंगी उधर केवल और केवल आपको श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आएगा। चारों तरफ श्रद्धालुओं ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, करीब 8 से 10 किलोमीटर का सफर तय करके लोग वहां पहुंच रहे हैं। और आज कल का जो दिन है वो महत्वपूर्ण दिन है और इसी को देखते हुए जो वहां की व्यवस्था है उसको चाक चौबंद करते हुए जो सुरक्षा अधिकारी है, जो सुरक्षा में तैनात जवान है, वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें एक बड़ी खबर बागपत से आ रही है, जहां पर बागपत के बड़ौत में जैन का एक कार्यक्रम हो रहा था। निर्वाण लड्डू महोत्सव के दौरान जो लकड़ी का मंच था वो गिर गया, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा जो वहां पर लोग थे वो दब गए। करीब 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। सीएम योगी ने इस पूरी घटना का संज्ञान लेकर के जो उच्च अधिकारी है उनको घटनास्थल पर मौके पर पहुंचने के लिए और राहत कार्य में तेजी लाने के आदेश दिए। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि जब वहां पर इस तरह की घटना घटी तो जो लोग थे वो कोई ठेले पर, कोई रिक्शा पे, क्योंकि एम्बुलेंस को पहुंचने में थोड़ा समय लगा, लेकिन इस वक्त हालात कंट्रोल में है। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना बागपत के बड़ौत में हुई है। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं बागपत के बड़ौत से। दर्शकों से कार्यक्रम होता चला आ रहा है और इसकी अनुमति भी थी, लेकिन जिस तरीके से जो लकड़ी का मंच है ये भरभरा कर गिर जाता है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है और 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो जाती है। सीएम योगी ने तत्काल वहां पर पहुंचने के अधिकारियों को निर्देश दिए और जो भी समुचित इलाज के लिए इसमें तेजी लाने के लिए भी कहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ी घटना वहां पर दुर्घटना घट गई है, इसमें तमाम लोग मंच के नीचे, लकड़ी के मंच के नीचे दब गए थे। ऐसे में राहत बचाव कार्य जारी और अभी हालात स्थिति में है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बस्ती में जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री है महेश शुक्ला, जो गौ सेवा के उपाध्यक्ष भी हैं आयोग के, उन्होंने एक मांग की है योगी सरकार से और अपनी सरकार से मांग करते उन्होंने कहा है कि गाय को राज्य माता का दर्जा दर्जा दिया जाए। आपको उनका बयान सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है गाय को राज्य माता के दर्जे को लेकर के योगी सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री महेश शुक्ला ने। जब से मानव सभ्यता आई है तब से लेकर महाकुंभ में कोई ना कोई संतों के द्वारा देश की जनता के समक्ष जनादेश दिया जाता है और संत समय समय पर समाज का, देश का मार्गदर्शन करते हैं। सनातन बोर्ड को लेकर भी संतों की एक बड़ी मांग है, जिसको लेकर हमारी सरकार भी गंभीर है। जो भी निर्णय होगा संतों का, सरकार के साथ बैठकर संवाद स्थापित करके उसके सारे संवैधानिक पहलुओं को देखकर उसमें निर्णय के साथ सरकार सहभागिता करेगी। मुझे यह विश्वास है। देश को लाभ इसलिए है कि प्राचीन सभ्यता है, भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहरों की यह धरती है, उसे संरक्षित करना, भविष्य में किसी प्रकार का विवाद ना खड़ा हो, सनातन बोर्ड के गठन होने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा।
तो सनातन बोर्ड को लेकर के मांग उठी और कल एक बैठक हुई जिसमें सनातन मोर्च पर सनातन जो बोर्ड है उसको लेकर के जो इस बैठक में निर्णय लिया गया और कहा गया कि इस बोर्ड का जो काम होगा, परिचालन होगा, उसकी जो गाइडलाइन है उस पर लेकर के मुहर लगे और तमाम जो साधु सन्यासी थे इसको लेकर के उन्होंने बातचीत की थी। इसको लेकर भी जो मंत्री महेश शुक्ला है वो बता रहे थे। आपको बता दें कि लगातार शासन की तरफ से और जिला अधिकारियों की तरफ से निर्देशित किया जा रहा है पेट्रोल पंप संचालकों को कि वो नो पेट्रोल, नो हेलमेट, नो फ्यूल, उसी को लेकर के निर्देशित किया गया है। शासन की भी मंशा साफ है कि अगर कोई व्यक्ति हेलमेट पहन के नहीं आ रहा है तो उसको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा और साफ तौर से पेट्रोल पंप संचालकों को ये कहा गया है कि अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति जो वहां पर पहुंच रहा है बिना हेलमेट के उसको फ्यूल ना दिया जाए। लेकिन जो ये पेट्रोल पंप संचालक है ये उनके आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं हरदोई से किस तरीके से वहां पर पेट्रोल पंप संचालक बेधड़ल्ले तरीके से पेट्रोल पंप दे रहे हैं बिना हेलमेट के। पेट्रोल पंप जो संचालक पेट्रोल लेने वहां पे लोग पहुंच रहे हैं बिना हेलमेट के, जबकि आज अब चलते हैं सभी सहयोगियों के पास, एक-एक करके हमारे सभी साथी, हमारे सभी सहयोगी स्क्रीन पे जुड़ेंगे और आज की जो बड़ी खबरें हैं वो बताएंगे। आदर्श के पास चलते हैं, हरदोई से आदर्श जुड़े हुए हैं। आदर्श, शासन की मंशा, जिलाधिकारी की मंशा पर ये पूरा का पूरा माहौल उड़ा रहे हैं ये पेट्रोल पंप संचालक। मामला अगर इसी तरीके से आदेशों को केवल कागजी कार्रवाई करना भर है, तो कारण क्या है कि इन पेट्रोल पंप संचालकों का इतना मन बढ़ चुका है कि ये किसी की भी बात मानने को तैयार ही नहीं है, ना शासन की बात मान रहे, जिलाधिकारी की बात मान रहे हैं। जी, अखंड जी, हम बिल्कुल बताना चाहें हरदोई जनपद में नो हेलमेट नो फ्यूल को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए थे और यहाँ हरदोई जिलाधिकारी मंगला प्रसाद जी ने भी दिशा निर्देश जारी सभी पेट्रोल पंपों को किए थे कि जो व्यक्ति हेलमेट लगाएगा उसी को पेट्रोल दिया जाएगा और जो हेलमेट नहीं लगाएगा उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा। और उसका सीसीटीवी को लेकर भी उन्होंने एक दिशा निर्देश जारी किया था कि जितने भी हरदोई जनपद में सीसीटीवी लगे उनको भी सही कराया जाता है। अगर कोई भी अभद्रता होती है तो उसके द्वारा उन व्यक्तियों पर कार्रवाई भी की जा सके और शासन द्वारा उसको देखा भी जा सके। लेकिन हरदोई जनपद में सामने ये बात आ रही है कि हरदोई जनपद लगभग 80% पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो बिना हेलमेट के ही पेट्रोल दे रहे हैं और जब पत्रकार किसी पेट्रोल पंप की फोटो खींचता है तो उस पर कहीं ना कहीं आरोप लग जाते हैं कि ये पैसे के लालच में जा रहे हैं या किसी और को लालच में लेकर। कहीं ना अगर हम आखंड बताना चाहेंगे कि हरदोई जनपद में पेट्रोल पंप मालिक को जरा भी डर नाम की चीज नहीं है। यहाँ पर खुलेआम पेट्रोल दिया जा रहा है बिना हेलमेट के ही। नहीं, कल रायबरेली से भी तस्वीरें आई थी, आज आपने हरदोई से दिखाई है। लगातार इस तरीके से अगर माहौल उड़ाएंगे, आदेशों का धज्जिया उड़ाएंगे इस पेट्रोल पंप संचालक, तो फायदा क्या इन आदेशों का? इन आदेशों को अगर इनको जरा भी उसको तरजीह नहीं दे रहे, जिलाधिकारी कह रहा, शासन स्तर पे आदेश आए हुए हैं, तो क्या सर ये जो पेट्रोल पंप संचालक है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? तस्वीरों के बाद भी क्या जो वहाँ के डीएम है, हरदोई के डीएम, उन्होंने किसी तरह की कार्रवाई की बात की है? अभी तो अखंड किसी तरह की कोई कार्रवाई की बात नहीं की है। कल चूंकि हमारे सामने का भी एक वाकया था, जब मैं बाइक से जा रहा था तो वजह बाइक रोके वहां पर देखा कि 2-3 पेट्रोल पंप के पास बिना हेलमेट के पेट्रोल डलवा रहे थे। तो जब उससे कुछ बात लोगों ने करना चाहा तो जी नहीं है बात करने की बात भी आदर्श, लेकिन जिस तरीके से ये आदेश आते हैं, सबसे बड़ी बात है पेट्रोल पंप संचालक तो मनमानी करते हैं, लेकिन इन लोगों का क्या है? क्या इनको अपनी जान की फिक्र नहीं है? हेलमेट किसके लिए है? क्या हेलमेट चालान के लिए है? हेलमेट पेट्रोल के लिए कि आप हेलमेट लेके जाओगे तो पेट्रोल डलवा लोगे, या हेलमेट चालान से बचने के लिए? हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए। सरकार लगातार इस तरह पे लगातार बातें करते रहते और रोज एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है। बहुत बड़ी वजह हेलमेट उसमें होती है और लोगों को क्या है, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं चालान की वजह से, या फिर बहुत ज्यादा है कि पेट्रोल नहीं मिलेगा इस वजह से हेलमेट पहन रहे हैं। अभी भी आदेशों को नहीं मान रहे, तो लोगों में जागरूकता किस तरीके से जागरूकता फैलाई, जिसको लेकर भी कुछ डीएम जो है वहां करके जो जिला प्रशासन है उसको लेकर के किसी तरीके कोई अभियान चलाने वाला है? क्योंकि लगातार आदेश आते हैं शासन की तरफ से, कुछ दिनों तक तो इसको फॉलो किया जाता है और अभी हाल फिलहाल में ही आदेश आया, अभी 1 से 2 दिन भी बीते नहीं है, वो फॉलो करा ही नहीं पा रहे हैं। तो आगे चल के कितनी ज्यादा दिनों तक इसको फॉलो करा पाएंगे? एक बहुत बड़ी इस पे भी सवाल खड़े होंगे। जी 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 भैया खड़ी कहीं ना कहीं पर यहाँ पर जो है जिला अधिकारी जी की हरदोई जो पेट्रोल पंप मालिक है किसी प्रकार की बात सुनने को तैयार नहीं है। सिटी में तो 1-2 पेट्रोल पंप है जो हेलमेट के बिना हेलमेट लगाकर तो पेट्रोल दिया जा रहा है, लेकिन कुछ सिटी के बाहर ऐसे पेट्रोल बने हुए हैं जिनको बिना हेलमेट के कोई पेट्रोल बिना हेलमेट के पेट्रोल जो है नहीं दिया जा रहा और बाहर पेट्रोल अगर हेलमेट नहीं लगाए हैं फिर भी पेट्रोल दिया जा रहा है। ये पूरे सबसे बड़ी लापरवाही आदर्श ये कहीं जगह पे कोई दायरा नहीं है कि इस जगह पे आप
हेलमेट पहन के जाओगे तभी मिलेगा, इस जगह पे जाओ नहीं जाओगे तो नहीं मिलेगा। आप सभी जगह के लिए, पूरे जिले के लिए, पूरे प्रदेश के लिए ये व्यवस्था लागू की गई है। ऐसे में किसी चीज में बांटना नहीं चाहिए कि इस जगह पे मिल रहा है, इस जगह पे नहीं मिल रहा है। अधिकारियों से बात करने का प्रयास कीजिएगा और किस तरीके से इस पर अमली जामा पहनाया जाएगा, इस पर भी जरूर बात कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से आज की? अखंड, जब से कानपुर में नए जिलाधिकारी आए लगातार हम मजबूर हैं कि उनकी कोई ना कोई खबर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसी तरीके से एक जो बड़ी खबर है वो ये है कि जन सुनवाई के दौरान पर एक जो फर्जी हरियाणा का एएसपी बन करके वहां पर मौके पर पहुंचा है जिलाधिकारी के पास में, और जा करके जो लाइसेंस रिन्यूएबल होता है, लाइसेंस जो है करवाया जाता है, उसको लेकर के वहां पर दबाव बनाने का प्रयास किया है। तो जो जिलाधिकारी हैं कानपुर के, जितेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने तुरंत जो है, उनको जब संदेह हुआ तो उन्होंने देखा कि इस तरीके से जो बात करने वाला व्यक्ति है वो फर्जी हो सकता है, जिसको लेकर के उन्होंने उसका आई कार्ड मांगा। तो आई कार्ड में कानपुर के थाने की मोहर लगी हुई थी, और जो वहाँ का जो कार्ड होता है वो कार्ड भी कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से देखा गया। तो जो जिलाधिकारी, उन्होंने साफ तौर पर जो वहाँ के चौकी इंचार्ज है उनको बुला करके उस व्यक्ति को उसको सौंप दिया गया। फिलहाल जो जिलाधिकारी हैं लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, और एक और मामला है जो 26 जनवरी का जो दर्शकों को हम लोगों ने दिखाया था, उस पर भी बात कर लेते हैं कि जिलाधिकारी के पास में एक जन सुनवाई के ही दौरान पर एक दूसरा व्यक्ति भी पहुंचा था, जिसने बताया था कि पुलिस के द्वारा उसके साथ में कहीं ना कहीं मारपीट की गई है, और वो इच्छा मृत्यु मांग रहा था, जिसको लेकर के जिलाधिकारी ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए उस व्यक्ति को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बुलाया था। और बुलाने के बाद में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक ये कार्ड है जिसमें फर्जी जो आईपीएस बनकर के वहां पर गया था, जिसको जिलाधिकारी ने कहीं ना कहीं जो है पकड़वा करके पुलिस को दे दिया है। तो जो जिलाधिकारी के पास में इस तरीके की चीजें जाती हैं, तो जिसमें एक व्यक्ति जब पहुंचा था वहां पर, तो उसको साफ तौर पर ये बताया गया था कि मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए, जिसमें जिलाधिकारी ने उस व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए उसको चीफ गेस्ट बनाने का कार्य किया था। खंड अवनीश, पहली खबर पे आते हैं। क्या लोगों, क्या इस तरीके जो ये फ्रॉड करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो फौजरी के काम करते हैं, अब उनके मन में क्या, उनका बेखौफ होकर के घूम रहा है कि फर्जी आईपीएस बन करके पहुंच जा रहे हैं, कोई फर्जी दरोगा बन करके कहीं घूम रहा है, कोई सीबीआई की टीम बन के घूम रहा है? कैसे ये लोग कितने मनबड़ हैं कि आप अधिकारी के पास अपना कार्य करवाने के लिए फर्जी आइडेंटिटी लेके पहुंच जा रहे हो? इस तरीके के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई, देखिए अगर जिलाधिकारी ने इस पर संज्ञान लिया और बड़ी अपनी एक्टिवनेस के वजह से एक बड़े एक तरीके से फ्रॉड को उसने सलाखों के पीछे जरूर भिजवाया होगा उन्होंने, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो मनबड़ लोग हैं, जो कहीं ना कहीं फ्रॉड करने के नायाब तरीके खोज करके लाते हैं, क्या पुलिस इन लोगों से इस तरीके के लोगों से बचने के लिए क्या कोई उपाय ढूंढ रही है? क्योंकि इनके पास तो इस तरीके का है कि ये डीएम के पास ही पहुंच जा रहे हैं अपना लाइसेंस रिन्यूअल कराने के लिए, लाइसेंस नवीनीकरण या लाइसेंस पास कराने के लिए। देखिए खंड, बीते कुछ वर्षों में कानपुर में इस तरीके की जो है चीजें सामने आपके सामने भी आई होंगी। लगातार कई तरीके का आईपीएस, आईएएस और इस तरीके के लोगों को पकड़ा जाता है, जो रास्ते में खड़े होकर के वसूली भी करते नजर आते हैं। कहीं थाने में जाकर के बैठ जाते हैं, जाकर के बताते हैं मैं आईपीएस हूं, तो उनको पकड़ा जाता है। जब संदेह होता है तो इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये कही जा सकती है कि एक मनोबल, आप देखिए किस तरीके का मनोबल इनके अंदर होता है कि एक जो अधिकारी होता है उसके पास पहुंच जा रहा है, पुलिस के पास पहुंच जा रहा है, और जा करके अपने आप को एक बड़ा अधिकारी बताता है। तो कहीं न कहीं इसको या तो मानसिक प्रताड़ना कहा जा सकता है, मानसिक रोगी कहा जा सकता है, या फिर एक मनोबल इस तरीके का उनके अंदर आ जाता है कि वो किसी से भी डरते नहीं और जाकर के इस तरीके की घटनाओं को पारित करते हैं। और सबसे बड़ी बात अखंड ये है कि जब जब तक ये नहीं पकड़े जाते हैं, उस दौरान तक वो कितने कार्य, इस तरीके के कार्य, अवैध रूप से कार्य कर चुके होंगे, उसका गलत कानून का कितना फायदा उठा चुके होंगे, ये भी कहीं न कहीं सवाल है। फिलहाल पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस लगातार इस तरीके के कार्य करती रहती है कि इस तरीके के लोगों को पकड़ा जाए, लेकिन आप जानते हैं जिस तरीके से काफ़ी आबादी होने के चलते लोग इस तरीके का कार्य करते हैं, और बहुत आसानी से इन लोगों को पकड़ा जाना काफ़ी कठिन होता है। खंड बिल्कुल अवनीश, बहुत कठिन कार्य होता है क्योंकि जैसे प्रभाव है, ये बड़े अधिकारी के पास पहुंच गए तो उन्होंने मांग लिया। कई बार कभी थाने चौकी में पहुंचे और खुद को आईपीएस बताए तो हिम्मत भी सामने वाला नहीं जुटा पाएगा, जो वहां अगर एसआई बैठा होगा कि ये आईपीएस महोदय पहुंच गए हैं, भाई इनसे पूछे कैसे। इसीलिए देखिए उस चौकी की या थाने की उनके पास मुहर भी लगी हुई थी। तो तमाम ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। अभी हाल फिलहाल की घटना हम लोगों ने कल दिखाई कि कैसे पुलिस के बेस में लोग रात में पहुंच जा रहे हैं। तो कैसे इन सब चीजों से निपटा जाए? क्या कोई रोड मैप तैयार किया गया प्रशासन की तरफ से भी? क्योंकि ऐसे लगातार कई ऐसे मामले उजागर हो रहे हैं। हर जिले से लगभग तस्वीरें आती हैं कि आज फर्जी एसडीएम पकड़े गए, फर्जी आईपीएस पकड़ा गया, फर्जी दरोगा पकड़ा गया, एंटी करप्शन की टीम पकड़ी गई, सीबीआई के लोग पकड़े गए, नारकोटिक्स वाले पकड़े गए। कई बार आपने जैसा बताया वसूली करते हुए रोड पर मिल जाएंगे आपको। तो इस तरीके के जो नेक्सेस है, क्योंकि अब एक तरीके से लगातार ये बढ़ता जा रहा है,
अब बहुत सारी मूवीज भी अब इस पे बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं क्या इसके लिए कुछ अब एक तरीका अपनाना पड़ेगा प्रशासन को भी कि कोई भी जाता है तो उससे कम से कम एक एक आइडेंटिटी को लेकर के, क्योंकि कई लोग अगर पहुंचते हैं इस तरीके किसी की मदद करने के लिए या फिर कोई पैरवी करने के लिए, तो क्या उस तरीके कोई पैमाना वहां पर है जिनसे इनको पकड़ा जा सके, जांचा जा सके, क्योंकि ऐसे तो बड़ी घटनाएं लगातार इन लोगों के माध्यम से भी घटित की जा सकती हैं। देखिए, जिस तरीके से साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक अवेयरनेस फैलाने का काम लगातार जो है प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। जिस तरीके से आप जब इस समय फ़ोन लगाइए तो उसमें साइबर क्राइम को से कैसे बचा जाए, इस तरीके से चीज़ें जो दी जा रही हैं। तो कहीं न कहीं इस तरीके से एक एक प्रक्रिया इस तरीके से भी लानी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि अगर आपके पास में कोई अधिकारी या इस तरीके से कोई बन कर के व्यक्ति आता है, तो आपके पास में ये अधिकार है कि आप उससे उसकी आइडेंटिटी भी पूछ सकते हैं और कहीं न कहीं अगर वो आपको लगता है कि वो गलत है, तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। तो इस पर फिलहाल जो है पुलिस को या सरकार को इस तरीके की कोई रोड मैप ज़रूर तैयार करना चाहिए। लेकिन अभी जो फ़ोकस पुलिस का या सरकार का है पूरी तरीके से, क्योंकि साइबर क्राइम ज़्यादा हावी है, साइबर क्राइम पे कहीं न कहीं फ्रॉड ज़्यादा हो रहे हैं, तो पूरा जो फ़ोकस है वो पुलिस का लगातार बना हुआ है कि साइबर क्राइम को कैसे किस प्रकार से रोका जाए। लेकिन जिस तरीके की ये घटनाएँ हैं, जिस तरीके से ये लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से घटनाएँ हो रही हैं, तो कोई बड़ी घटना ना हो जाए, किसी तरीके का कोई बड़ा ऐसा कोई कार्य ना कर दिया जाए, जिससे कहीं न कहीं प्रदेश या देश की छवि भी खराब हो। तो इस पर भी कहीं न कहीं जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है या प्रदेश की सरकार है या केंद्र की सरकार है, इस तरीके का कोई अधिनियम या कोई व्यवस्था इस तरीके की लानी चाहिए, जिसके चलते जो इस तरीके के फ्रॉड है, उनमें भी कहीं न कहीं कमी आए। बिल्कुल अवनीश, आपने बहुत बड़ी बात कही और आपने एक अच्छी जानकारी की। जिस तरीके से साइबर क्राइम को लेकर के अवेयरनेस फैलाई जा रही है, कुछ ऐसी अवेयरनेस इसके लिए भी आपको जागरूकता फैलाने की जरूरत है, क्योंकि अब लगातार इस तरीके के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? बिल्कुल अखिल, देखिए प्रतापगढ़ से सिर्फ महाकुंभ को लेकर के बात होगी और बात महाकुंभ की बात को लेकर के जिस तरीके से प्रतापगढ़ के प्रशासन और पुलिस इस तरीके से फिर वही बात आती है कि इनएक्टिव दिख रही है और साफ तौर पे ये दर्शाता है कि प्रतापगढ़ पुलिस कितनी एक्टिव है और अपने आप को कितना सही साबित करने को, क्योंकि उस दिन के बाद से लास्ट टाइम जब हम लोगों ने बात की थी कि डोरियों के सहारे लोग पार्किंग और पट्टियों के सहारे लोग पार्किंग आनंद फानंद में रोड बनवा देना, उतनी अच्छी रोड न होना, क्योंकि आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से प्रतापगढ़ का प्रशासन महाकुंभ को लेकर के एक अधिकारी का बयान कि महाकुंभ तो प्रयागराज में है, प्रतापगढ़ से क्या लेने देना। मैं उसी हाईवे पे खड़ा हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं कल खुद प्रयागराज था और रात 2 बजे आया था, रात 2 बजे पहुंचा था। फिलहाल वहां की व्यवस्थाओं से लाख गुना अच्छा है प्रयागराज का प्रतापगढ़ की व्यवस्थाओं से, क्योंकि प्रतापगढ़ से मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये वही राष्ट्रीय राजमार्ग है जहाँ से अगर प्रयाग से कोई भी श्रद्धालु निकलता है सनातन धर्म का शाही स्नान करके निकल रहा है और वो अयोध्या जरूर जाएगा, क्योंकि लगातार अयोध्या से ही तस्वीरें आ रही है किस तरीके से वहां पे राम भक्त पहुंच रहे हैं डुबकी लगाने के बाद प्रयागराज से अयोध्या पहुंच रहे। और एक ही रूट है, एक रूट पे आप मात्र 8 किलोमीटर के रेंज को आप लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। आप लोगों ने सिर्फ हर गली नुक्कड़ों पे बैरिकेडिंग रख दी है कि वहां से कोई गाड़ियां नहीं निकलेंगी। जो लोकल है, लोकलों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। बाइक को उतना अलाउ नहीं किया जा रहा है। ई रिक्शा ठीक है, ई रिक्शा आपने बंद कर दिया है, अच्छी चीज है कि ई रिक्शा के कारण जाम लगते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा किया है कि आपने ई रिक्शा 3 दिनों के लिए प्रतिबंधित किया है, जबकि इलाहाबाद प्रयागराज में 26 तारीख से ही नो व्हीकल जोन कर दिया गया है, आपको भी पता होगा, और वो 30 तारीख तक लागू रहेगा। फिर 1 तारीख से नो व्हीकल जोन कर दिया जाएगा। और जिस तरीके से श्रद्धालु वहाँ आज की डेट में मलाका से ही लोगों को जो है गाड़ी वहां पे पार्किंग रखी गई है, वो लोग पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके उनको वहां से इलेक्ट्रिक बस। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी श्रद्धालु स्नान करके जो प्रतापगढ़ से जा रहे हैं स्नान करने के लिए, अगर कोई सड़क पे उतर जा रहा है तो सबसे बड़ी दिक्कत उनको ये हो रही है, पहले वो जैसे प्रयागराज में पैदल चले हैं 10 से 12 किलोमीटर, वैसे ही अब उनको प्रतापगढ़ में भी तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। लो पार्किंग के लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की। फिर मैं बता रहा हूँ, रामलीला ग्राउंड था आपके पास, आप वहाँ ऑटो स्टैंड टैक्सी स्टैंड छोटा सा बना सकते थे, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। आपने सीधे कह दिया कि सड़कों पे कोई गाड़ियां नहीं आएंगी और अनाउंसमेंट लगातार
मैं जिस सड़क की मैंने आपको लगातार आपको बातें की, वो सड़क अपना अब रूप दिखाना शुरू कर दी है। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर यहाँ पे 2 दिन ओएनजीसी छोड़ दी जाए, और रात में केवल 2 दिन की बात कर रहा हूँ, 2 दिनों में सड़क की हालत खराब होना शुरू हो जाएगी। और वही हो रहा है, गोरे के पास जहाँ से सड़क की स्टार्टिंग हुई थी, वहां से ये सड़क अब टूटना शुरू हो गई है। और जहां से इस सड़क मुखिया रोड से स्टार्टिंग हुई थी, जहाँ 4 लेन है, वहां से सड़कें अब टूटना शुरू हो चुकी है। मैंने क्या कहा था, ये सड़क 30 जनवरी भी नहीं जाएगी, और वही हो रहा है। आखिर संजीव रंजन को आज की डेट में प्रतापगढ़ निगम से अब अलीगढ़ निगम बन गए हैं। उन्होंने आनंद फानन में 6-7 करोड़ का टेंडर एक ऐसे अद्वित ठेकेदार को क्यों दे दिया। और अगर ठेका दिया भी गया था, आपको पता था महाकुंभ की तैयारियां चल रही, आपको भी पता है कि लगातार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया हर दूसरे दिन प्रयागराज पहुंच रहे हैं, हर एक एक छोटी छोटी चीजों का मुआयना कर रहे हैं। कल देर रात तक वो 9 बजे तक जो है प्रयागराज में टिके रहे। सोचिए योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को लेकर के कितना अलर्ट है, लेकिन प्रतापगढ़ का प्रशासन जरा सा भी अलर्ट नहीं है। हाल ही हाल की शहर की बात करें, जहाँ रैन बसेरा बनाया जाता है, उस रैन बसेरों को इन लोगों ने सरकारी कार्यक्रम में डाइवर्ट कर दिया। सोचिए, एक तो सरकारी कार्यक्रम वहां चल रहा है, फंक्शन चल रहे हैं, अब वो जो कि सबसे बड़ा, अगर बात करें कि कोई भी श्रद्धालु गाड़ियों की पार्किंग, सुल्तानपुर तक जिले में एक सुविधा ऐसी मिली है कि अगर कोई श्रद्धालु रुकना चाहता है तो वो रुक कर खाना बना सकता है, आराम से रह सकता है, फिर वो सुबह अयोध्या भी जा सकता है। लेकिन प्रतापगढ़ प्रशासन एक तरीके से महाकुंभ को मजाक में लेके रहा। सबसे बड़ी बात कहूंगा कि प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, 26 जनवरी ठीक है, आपने 26 जनवरी बनाई, लेकिन आपको खेल में आना चाहिए था कि महाकुंभ को लेकर के प्रशासन सबसे ज्यादा अलर्ट है। और प्रशासन नहीं, हर एक हर एक जिला अलर्ट है, जिसके जिले से प्रयागराज कनेक्ट होता है, लेकिन प्रतापगढ़ कनेक्टिविटी में सबसे पीछे है। हाँ, ये मैंने कहा कि इनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाए, कि राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाए। अब ये फिक्स हो रहा है कि इनको राष्ट्रीय पुरस्कार दे ही दिया जाए। मैं अभी शहर से गुजर रहा था, थोड़ी सी बात करूंगा, जाम के हालात, रात 2 बजे को छोड़ दीजिए, रात में 2 बजे जाम लग रहा है। अखंड आप दिन की आप क्या देखिए बात ज्ञानेंद्र, करेंगे, ये रात जब में आप 2 बजे आधी जाम अधूरी लगे। तैयारी करते हैं और बीच में जब आप एक्टिव होते हैं, जैसे कहते हैं आधी अधूरी तैयारी आपने की और बीच में आप एक्टिव हुए, तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और आप लगातार शुरू से ही बताते चले आए कि किस तरीके से प्रतापगढ़ का जो प्रशासन है, जो जिला प्रशासन है, वो कितनी बेहतरीन तरीके से, कितना अलर्ट मोड पे है। सीएम योगी पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और जो प्रतापगढ़ के जो अधिकारी हैं वो प्रतापगढ़ के अधिकारी हैं। उनको लग रहा है मेरे कंधों पर जो जिम्मेदारी वो प्रतापगढ़ की है। भले उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि लाखों की तादाद में लोग प्रयागराज से रोज अयोध्या की तरफ जा रहे हैं, और अयोध्या में लगातार जो जन सैलाब है वो भी उमड़ रहा है। प्रयागराज में स्थिति इतनी बेकाबू है कि लगातार जो श्रद्धालुओं को जन सैलाब है, वहां केवल आपको केवल श्रद्धालु श्रद्धालु नजर आएंगे। तो आप सहयोग करने के लिए बने हो सरकार के, कि बिना आपको बस सहयोग की भावना के साथ काम करो? कोई मिसमैनेजमेंट, पूरा कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। अगर आप इस तरीके के मैनेजमेंट के साथ अगर काम करोगे, आधी अधूरी तैयारी के साथ काम करोगे, तो आने वाले समय में आपका नाम सच में राष्ट्रीय पुरस्कार में जाएगा। लेकिन वो राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिलेगा ना आपको, वो जो इनाम मिलेगा ना आपको, जो आप जिस इनाम की कल्पना कर रहे हो, वो कल्पना से परे होगा। और आप जो सोच रहे हो ना, ये 100% आपको इसका इनाम मिलने वाला है। इस महाकुंभ के दरमियान अगर नहीं मिला तो महाकुंभ के बाद मिलेगा। और आप लोग इसी तरीके से सोते रहिए, महाकुंभ बीत जाएगा, आराम से सोते रहिए। और जिस तरीके से सरकार की जो उपलब्धियां, सरकार लगातार काम कर रही है, प्रयास कर रही है कि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अगर आप ऐसे ही काम करते रहेंगे तो दिक्कत लगातार बढ़ती जाएगी ज्ञानेंद्र। ये हमें लगता है कि जो जिला प्रशासन है वो एक्टिव होने को उसका मन ही नहीं है बिल्कुल भी। अखंड अखंड देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि सबसे मील ब्रिज पड़ता है। अगर ये बाईपास, तो पहली बात तो गूगल मैप पे दिख नहीं रहा। मैंने आपको शुरू में पहले ही बता दिया था, आज से 1.5 हफ्ते पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि बाईपास गूगल मैप पे नहीं है, सिंगल रूट है। और सीधे संगम घाट से, मैं फिर कह रहा हूँ, दर्शन भी ले सकते हैं संगम घाट से राम जन्मभूमि के लिए। आप गूगल मैप में डालिए, अगर सेकंड रास्ता दिख जाए तो बताइए, और सेकंड रास्ता की बात नहीं है। दूसरी चीज,
एक ही रास्ता, एक ही पुल में आप कैसे मैनेज करोगे? आपने वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया, जो रेलिंग देखिए लोहे की ज्ञानेंद्र, लगी अब हुई है, अब 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 वो अब प्रतापगढ़ के जिला प्रशासन की जो भी नाकामियां हैं, ये तो उजागर हो ही रही है, और वहां के जो निवासी हैं, लोकल लोग हैं, वो भी भुगत रहे हैं, और जो श्रद्धालु इस रास्ते से गुजर रहे होंगे, उन्हें भी समझ में आ रहा होगा कि प्रतापगढ़ की जो व्यवस्था है जिला प्रशासन ने, वो कितनी अच्छी कर रखी है। अब इनको इनाम का इंतजार है, और इनाम कितना बेहतरीन मिलेगा, खूबसूरत मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? अखन देखिए, रायबरेली की सबसे बड़ी खबर ये है कि आज रायबरेली लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर अगर बात करें तो रायबरेली जैसे ही हम क्रॉस करते हैं मुंशीगंज पड़ता है, मुंशीगंज नेशनल हाईवे ये प्रयागराज होते हुए अभी जल्दी में इसमें 2 ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया और बड़े जोरों शोरों से इसकी तैयारियां चल रही थी। और जैसे ही हाईवे और 4 लाइन बन के तैयार हुई, वैसे ही कहीं ना कहीं अब उतनी ठंड, जिस हिसाब से एक उम्मीद थी कि महाकुंभ में जो है ठंड का जो प्रकोप रहेगा वो हाई वोल्टेज में रहेगा, लेकिन कहते नहीं कि अगर आस्था है तो आस्था से बड़ी कोई चीज नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ जरूर रहता। तो इस महाकुंभ के स्टार्ट होते ही जिस तरीके धूप खिल के आई, और वही एक नतीजा है कि लोग बढ़ चढ़ के इस महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। और दूसरा अखंड आज बड़ी दुखद घटना हुई है रायबरेली में, क्योंकि एक मुंशीगंज के पास एक ढाबा पड़ता है, और उस ढाबे के पास एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने एक अनियंत्रित ट्रैक्टर, एक बुलेरो, वो जो है आपस में टकरा गई, और आपस में टकराने की वजह से उसमें टोटल लखनऊ के निवासी जो है बताए जा रहे हैं, जैसा कि डॉक्टर ने वहां पे बताया। जो मौके पे लोग थे जिनके द्वारा उनकी पहचान हुई है कि तेलीबाग के रहने वाले निवासी, ये 6 लोग जो है मौनी अमावस्या को लेकर के स्नान के लिए महाकुंभ में जा रहे थे। और ये मुंशीगंज में स्थित हाईवे के पास एक ढाबा है, वहां पे ढाबे एक ताना ढाबा है, ताना ढाबा के पास एक अनियंत्रित ट्रैक्टर जो है आ रहा था, और उसमें आमने सामने से टक्कर हो जाने की वजह से बुलेरो के परकच्चे उड़ गए। 6 लोग बैठे हुए थे, 6 लोगों में से 3 लोग की ऑन द स्पॉट मौके पे मौत हो गई, और एक आदमी जो इलाज के दौरान, एक महिला की मौत हो गई। टोटल 4 लोगों की मौत हुई है, उसमें एक बच्चे के थोड़ा सा डॉक्टर के हिसाब से उसमें विजुअल हम चाहेंगे दिखा दे, डॉक्टर की बाइक थी, अगर है तो हमारे पास उसको प्ले हो जाए एक बार कि ये दर्दनाक फंसाते हैं तो खींच लें। ये लोग तेलीबाग के रहने वाले हैं, और यहाँ पे रायबरेली में कहीं आसपास ही एक्सीडेंट हुआ था। सारे 108 एम्बुलेंस के द्वारा लाए गए हैं, जिसमें से 3 मृत लाए गए हैं मृत अवस्था में, 3 लोग, 2 लोग बहुत हालत गड़बड़ है, गैस्टिंग में है और अनकॉन्शियस है, उनको एडमिट किया गया। और एक लड़का है शुभम, उसके बस नाक में चोट है, उसका ट्रीटमेंट फर्स्ट एड करके यहीं पे। कुल कितने लोग आए? कुल 6 लोग हैं। जब तक ये डॉक्टर की बाइट हुई थी असल, तब तक जो है 3 लोगों का इलाज जारी था, जिससे एक महिला की भी मौत हो गई, इंद्रवीर, तो दुखद 4 लोगों घटना की है, मौत हो गई। और बिल्कुल बताइए बताइए। टोटल अखंड इसमें 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, और 2 लोगों का इलाज जारी, जिससे एक बच्चा एकदम पूर्णतः स्वस्थ बताया जा रहा है डॉक्टर की तरफ से कि वो एकदम थोड़ा सा उससे खरोच थी, और ये ऊपर वाले का रहम ही हो सकता है कि इतनी दुखद होने के बाद ये 4 लोग जो है इस तरीके की घटना में मारे गए। और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खबर नहीं है रायबरेली के लिए ही नहीं, पूरे उसके लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, कि ये दैट इज नॉट गुड की जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जी सर। बिल्कुल इंद्रवीर, बहुत दुखद घटना है, एक परिवार के ऊपर इस तरीके से दुखों का जो जो पहाड़ है वो टूट पड़ता है। इसीलिए लोगों को बड़ी सावधानी के साथ, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो विशेष रूप से इस चीज का ध्यान रखें कि आपकी जो रफ्तार है वो बहुत अधिक ना हो। कभी कभी आपकी भी गलती की वजह से और कभी सामने वाले की गलती की वजह से इस तरीके के हादसे होते हैं, और इन हादसों में लोगों की जान चली जाती है। सरकार प्रयास करती है कि रोडें अच्छी बनती है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि रोड अच्छी जो है उस पर लोग, बताइए इंद्रवीर कुछ। अखंड इस पे जिले के जितने आला अधिकारी थे, वो मैं प्रशंसा करना चाहूंगा, चाहे वो एडीएम प्रशासन हो, चाहे वो पुलिस महकमे के अधिकारी हो, मौके पे पहुंचे। अभी मेरी जस्ट 12 बज के कुछ मिनट पे मैं सोचा कि लाइव पे किसी अधिकारी के साथ मैं लाइव करूं, लेकिन शेड्यूल ऑफ बिजी इन रायबरेली
डिपार्टमेंट ऑफ द जो इनके अधिकारी हैं अपने एडीएम प्रशासन डीएम कुछ भी वहां पीएमओ तक लोग एडीएम प्रशासन अगर बात करें सिद्धार्थ कुमार वहां पे भी उन्होंने मौजूद है। अभी वो सुबह जब ये घटना हुई लगभग 8 साढ़े 8 बजे तब से वो लेकर के इस घटना के पूरे मॉनिटरिंग में थे और अभी वो वहां पीएमओ से निकल रहे थे। अब वो घर जाएंगे फिर थोड़ा सा फ्रेश होकर के फिर उसके बाद वो ऑफिस अपना कार्यभार जो होगा वो देखेंगे। लेकिन आला अधिकारी मौजूद रहे चाहे वो जो है स्वास्थ्य विभाग के हो चाहे वो जो है एडीएम प्रशासन हो या फिर डीएम हो या पुलिस विभाग वहां पे मौजूद रहा और हर तरीके से पूरी जो फैसिलिटीज जो मुहैया उनको मिलनी चाहिए थी जो लोगों को और जो बचे हुए 2 लोग हैं उनके साथ पूरी तरीके हमदर्दी रही। और ये हादसा कभी भी किसी के साथ हो सकता है लेकिन वहां पे तत्परता दिखाते हुए रैवली पुलिस और रैवली जिला के जो आला अधिकारी है वो मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने फुल सपोर्टेड एक कहते नहीं कि लोअर टी शर्ट में ही जो है वो अपने ट्रैक पैंट में ही मॉर्निंग के टाइम था तो उसी में निकल गया और अब लौट गए। तो ये सल्यूट ऑफ द रायबरेली जो उनके अधिकारी हैं जो डिपार्टमेंट पुलिस हो या फिर कोई भी हो वो रहे। और ऐसा कम अधिकारी जाते हैं फोन पे जायजा लेते फिर कोई जाता नहीं लेकिन ये बड़ा नेक काम निकल के आया सामने की। अब पीएमओ से लौट रहा है एडीएम प्रशासन। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितनी अच्छी पहल होगी। आखिर बिल्कुल इंद्रवीर, देखिए अधिकारियों की अलर्टनेस की वजह से एक्टिवनेस की वजह से जिले का नाम भी होता है। और जैसा कि आप इससे पहले सुन रहे थे कि जिस किस तरीके से प्रतापगढ़ के जो अधिकारी कितना एक्टिव मोड में, ठीक है हर चीज को आप पूरा नहीं कर सकते, लोगों की हर उम्मीद पे खरा नहीं उतर सकते, लेकिन इतना जरूर आप कर सकते हैं कि जो उम्मीदें की जाए आप उम्मीदें की जाए क्योंकि आपके कंधों पर पूरे जिले की जिम्मेदारी होती है। और अगर आप एक्टिव और अलर्ट मोड पे रहेंगे तो कहीं ना कहीं जिले का नाम होता है और आप ही की वजह से जिला बदनाम होता है। क्योंकि अगर आप सवाल खड़े होंगे प्रतापगढ़ की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होंगे, किसी भी जिले की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होंगे तो सीधे तौर पर सरकार इसके लिए जिम्मेदार होती है। लेकिन अगर कुछ अधिकारी जो काम करते हैं, जैसे कानपुर से तस्वीरें दिखाई हैं अवनीश ने और आप भी इंद्रवीर तस्वीरें दिखाते हो कि वहां के डीएम कितने एक्टिव हैं और शायद यही कारण है भी कि जिला अधिकारी के एक्टिवनेस की वजह से जो जिले का विकास है उसको गति मिलती है। आपकी तरफ से खबरें आती है कि लगातार अलर्ट मोड पे है, लेकिन प्रतापगढ़ की बात की जाए तो प्रतापगढ़ में ज्ञानेंद्र जिस तरीके से बता रहे हैं कि क्या वहां पर अधिकारियों का जो तैयारी है, अधिकारियों का जो रवैया है वो कितना लचीला है कि वो महाकुंभ प्रयागराज में जो महाकुंभ हो रहा है उसे बता रहे हैं वो तो प्रयागराज में हो रहा है, प्रतापगढ़ से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके के ही अधिकारी जो होते हैं वो सरकार की मंशा के विपरीत काम करते हैं और लोगों को और विपक्ष को सवाल खड़े करने का मौका देते हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार की प्रशंसा की जाए, सरकार काम कर रही है और इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करना अपने आप में बड़ा मुश्किल टास्क है, इतना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं करेंगे, जिस पर उनको जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए उसको नहीं करेंगे तो दिक्कतें जरूर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एसपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुल्तानपुर से। एसपी, कौन सी बड़ी खबर है आज की सुल्तानपुर से? अनम्यूट कर दीजिए एसपी सिंह आप। अखंड, हम आपको बताना चाह रहे हैं सुल्तानपुर जनपद के चारों तरफ के रोड जो है इतना श्रद्धालुओं का इतना हुजूम निकल चुका है कि चारों तरफ से रोड जो है ब्लॉक हो गई है। धीरे धीरे जाम को हटाया जा रहा है। शासन प्रशासन एकदम अलर्ट मोड है। वही हाल अमेठी का भी है। इतने चारों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, कभी गुजरात की कहीं देहरादून की दूर दूर की शहरों की गाड़ियां आके चारों तरफ से आ रही हैं। शासन प्रशासन एकदम अलर्ट मोड में है। अब ये देखने को लग रहा है कि जैसे सभी लोग जो है मन बना लिए हैं कि हम संगम स्नान करेंगे और अयोध्या दर्शन के लिए भी इधर का भी शहर का आवागमन के लिए पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। बाहर बाईपास का सहारे से जो है अयोध्या के लिए यात्री दर्शन करने जा रहे हैं श्रद्धालु। एक हुजूम नजर आ रहा है प्रयागराज और इलाहाबाद जाने के लिए और अयोध्या जाने के लिए हुजूम श्रद्धालुओं का बना हुआ एकदम चला जा रहा है। सब भक्तिमय पूरा रोड हो गया है। चारों तरफ जय श्री राम और गंगा माँ की जयकारे का नारा लग रहे हैं। एसपीसी देखिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और लखनऊ के बगल में पड़ता है सुल्तानपुर और लगभग गाड़ियां इधर से होकर के गुजरती है और जिस तरीके से रेला और तांता लगा हुआ है श्रद्धालुओं का, सारी सड़कें लगभग फुल नजर आ रही हैं। शहर गली यहाँ तक कि अगर सब जगह बात की जाए तो केवल और केवल श्रद्धालु से भरा हुआ इलाका पूरा का पूरा नजर आ रहा है। बस स्टेशन हो या फिर रेलवे स्टेशन हो या सड़कें हो, चारों तरफ केवल और केवल गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही है। और करीब ये जो बताया जा रहा है कि ये जो अनुमान लगाया जा रहा है कि
8 से 10 करोड़ श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे और अब तक जो महाकुंभ में प्रयागराज में करीब 15 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। तो एक बड़ी तादाद में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वीवीआईपी पहुंच रहे हैं और वीवीआईपी के पहुंचने की वजह से लोगों में थोड़ा गुस्सा है कि इसलिए गुस्सा है कि उन्हें लग रहा है कि प्रोटोकॉल के तहत उनके प्रोटोकॉल की वजह से उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन इसको लेकर के मुस्तैद है क्या? जाम क्योंकि लगातार गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं और सड़कों पर गाड़ियां नजर आ रही है, तो जिला प्रशासन क्या अलर्ट मोड पे है, एक्टिव मोड पे नजर आ रहा है? जाम किस तरीके की स्थिति से निपटने के लिए क्या तैयारियां की है जिला प्रशासन ने? दोनों जनपद के पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी का हर जगह से निरीक्षण किया जा रहा है, औचक निरीक्षण भी किया रहा है। डीएम साहिब जो है कुमार हर्ष जो भी नवागत आए हुए हैं, ये भी एकदम अलर्ट मोड पे है। एसपी साहब की हर नाकेबंदी पे जा जाके देख रहे हैं कि किसी भी श्रद्धालुओं को कोई साथ दुरुपयोग न किया जाए, न कोई दुरुपयोग व्यवहार किया जाए। उनको जो है एक तरफ की गाड़ियां आप छोड़ी जाए, दूसरी तरफ बैरिकेटिंग किया जाए। काफी सहूलियत दी जा रही है सुल्तानपुर अमेठी जनपद के लिए। दोनों जनपद के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान अलर्ट मोड पे हैं और जितने भी अधिकारी लगाए गए हैं मेले को देखते हुए डीएम साहब के, सभी लोग अलर्ट मोड पे हैं। रात के भी समय जो है सब औचक निरीक्षण कर रहे हैं और अपना देख रहे हैं कहाँ क्या दिक्कतें आ रही है, उसका हर तरह से मतलब सहयोग कर रही है दोनों जनपद की शासन प्रशासन। बिल्कुल सहयोग की आवश्यकता है क्योंकि अच्छी खासी तादाद में वहां पे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और सहयोग की आकांक्षा इन अधिकारियों से ही होगी, वहां पे तैनात सुरक्षा जवानों से होगी, क्योंकि कभी कभी नोकझोंक होती है, बहस भी हो जाती है कि मनाही होती है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सहयोग करने की भी जरूरत है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मैनेज करना भी बहुत मुश्किल टास्क होता है। हम सभी लोगों को सहयोग करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए एसपी सिंह। आपको बता दें सीएम योगी की लगातार रैलियां प्रस्तावित से अपार सफलता मिली है। तमाम चुनावों में सीएम योगी की डिमांड और मांग बढ़ी हुई है। चैलेंज दिया है सीएम योगी ने अभी अरविंद केजरीवाल को कि जिस तरीके से पूरे योगी कैबिनेट ने यहाँ पर यमुना में डुबकी लगाई है, आप वहां जाकर के यमुना में डुबकी लगा करके दिखाइए तो मानेंगे। आपने क्या तमाम बातें की हैं और जिस तरीके से जो नारे थे सीएम योगी के, बटोगे तो कटोगे, उसका असर भी अब दिल्ली में दिख रहा है और लगातार उनकी मांग है वो बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर के उनकी कई रैलियां वहां पर प्रस्तावित हैं। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।